सुप्रभात बच्चों। तो आप लोग की पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है? आप लोगों की पढ़ाई तो 10 पाठ लगभग समाप्त हो चुका है। जरा इस 10वें पाठ का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो परमवीर चक्र किस किस को दिया जाता है जो सेना में कुछ अद्भुत कार्य करता है, उसे परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। जो काफ़ी साहसपूर्ण काम करते हैं उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। यह भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। वीरों को यह पुरस्कार दिया जाता है जो जिनकी वीरता अद्वितीय होती है, वैसे व्यक्तियों को ये इस सम्मान से नवाजा जाता है। सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को भी दिया जाता है। शत्रु के समक्ष अद्वितीय साहस और उच्च कोटि के वीरता और त्याग का परिचय देने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। अधिकांश तौर पर तो यह मरणोपरांत ही होता है, क्योंकि अदम्य साहस का परिचय देने वाले व्यक्ति प्रायः मर ही जाते हैं युद्ध में, लेकिन उनके वारिसों को, उनके घर वालों को, उनके याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो परमवीर चक्र की स्थापना कब की गई थी? परमवीर चक्र की स्थापना परमवीर चक्र की स्थापना जिस समय मेरा देश गणराज्य घोषित हुआ तो हमारा देश 47 में तो आज़ाद हो गया, लेकिन पूर्ण आज़ादी हमें 26 जनवरी 1950 से ही मिली, क्योंकि मेरा अपना संविधान जो बनकर के पहले से रेडी था, तैयार था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे देश में विधिवत संविधान के नियमों से लोग कार्य करना शुरू कर दिए और हमें पूर्ण आज़ादी तब मिली। तो उसी समय परमवीर चक्र की स्थापना साथ साथ गणतंत्र दिवस के दिन ही हो गया था। 26 जनवरी 1950 को परमवीर चक्र अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम के किन पुरस्कारों के बराबर है? किन पुरस्कारों के बराबर है? परमवीर चक्र किन पुरस्कारों के बराबर है? तो परमवीर चक्र जो है, अमेरिका में जो चक्र दिया जाता है, सम्मान,
परमवीर चक्र को अमेरिका सम्मान पदक तथा यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर का श्रेणी दिया जाता है। अमेरिका में सबसे ऊंचा इस वीरता के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका नाम है सम्मान पदक। सम्मान पदक और यूनाइटेड किंगडम के विक्टोरिया क्रॉस के पुरस्कार के बराबर माना गया है। अब्दुल हमीद किस युद्ध में मारे गए थे? प्रश्न है। तो चीन के युद्ध में मारे गए थे, क्योंकि 62 में चीन का युद्ध हुआ और 62 में ही इनका ट्रेनिंग भी पूरा हुआ। ट्रेनिंग के उपरांत इन्हें भी युद्ध में भेज दिया गया और वो भी युद्ध में मोर्चा पर एकदम आमने सामने। समझे कि नहीं? तो उस युद्ध में कलुआ की मृत्यु हो गई नहीं, लेकिन ये बच गए थे। नेताजी नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया 65 में। पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे और एक जीप में सवार होकर अब्दुल निकल पड़ा दुश्मनों का सामना करने के लिए। दुश्मन के टैंकों ने अब्दुल को घेर दिया, परंतु वीर सिपाही ने हिम्मत न हारी, टैंकों को कुचलते हुए आगे तो बढ़ गए। जब ये 2 टैंकों को आग लगा करके तीसरे टैंक पर गोलियां की बौछार की, लेकिन दुर्भाग्यवश जीप एक जलते हुए टैंक में ही टकरा गई, जिससे इनके जीप में भी आग लग गई और इनकी भी मृत्यु हो गई, झुलस गए ये भी। तो अब्दुल हमीद किस युद्ध में शहीद हुए? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध। 62 में भारत चीन युद्ध हुआ और 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। परमवीर चक्र की रचना। परमवीर चक्र जब मेरा देश आज़ाद हुआ, हमें आज़ादी मिली, तो जब मेरा अपना संविधान बनकर के तैयार हो गया, उसी दिन बहादुरी के क्षेत्र में, सैन्य सेवा के क्षेत्र में जो अद्वितीय साहस दिखाने वाले लोग हुआ करते थे, मृत्यु के उपरांत भी उन्हें परमवीर चक्र देने का भारत सरकार ने मन बनाया था। वीरता के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को ही हुई थी। हमारे देश के जो सर्वोच्च पुरस्कार पदक है
भारत रत्न, उसके बाद परमवीर चक्र ही है। तो भारत रत्न की उपाधि हर क्षेत्र में दी जाती है। संगीत के क्षेत्र में, काव्य रचना के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, क्या कहें तुमको, हर क्षेत्र में जो सामाजिक क्षेत्र में जो अच्छा काम किया है, भारत रत्न से सम्मानित किया है। लेकिन दूसरा पुरस्कार जो है ये परमवीर चक्र, ये केवल और केवल वीरता के क्षेत्र में ही दिया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण भारत रत्न के बाद परमवीर चक्र का ही स्थान आता है। इसका कुछ नियम है कि अगर कोई परमवीर चक्र विजेता जिंदा भी है, लेकिन वो एक अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन कर अपने शत्रुओं को परास्त किया है, मार दिया है, अपने स्वयं जिंदा है, तो परमवीर चक्र का तो अधिकारी है। और जब उसे परमवीर चक्र प्राप्त हो जाता है और वही व्यक्ति जब दोबारा परमवीर चक्र के हकदार होते हैं तो पहले परमवीर चक्र जो उनको प्रदान किया गया है उन्हें निरस्त किया जाता है और दूसरे चक्र को प्रतिष्ठित करके और ये दिया जाता है। यही है परमवीर चक्र के बारे में। किन किन परिस्थितियों में दिया जाता है, तो वीरता के क्षेत्र में तो दिया ही जाता है। यह दुश्मन से लड़ते हुए है कि नहीं, घायल होकर पृथ्वी पर गिर जाने के बाद भी वह दुश्मन को दुश्मन समझे और दुश्मन को मारने का प्रयास करे, गोलियां चलाए, यह भी परमवीर चक्र ऐसे योद्धा को भी प्रदान किया जाता है। एक योद्धा 10, 20, 50 दुश्मनों के खेमे के सैनिकों को मार देता है, उसे ही परमवीर चक्र मिलता है, वह भी परमवीर चक्र का हकदार होता है। तो एवं प्रकार से परमवीर चक्र का हकदार वही व्यक्ति होता है जो वीरता के क्षेत्र में अदम्य साहस का परिचय देता है, मरने के परवाह नहीं रखता है ना, शत्रु को परास्त करने का कोशिश करता है, लड़ते लड़ते मर जाने का कोशिश करता है और वैसे ही स्थिति में वैसे ही अदम्य साहसी सैनिकों को ये परमवीर चक्र से नवाजा जाता है। अब्दुल हमीद की शहादत का वर्णन कीजिए। अब्दुल हमीद 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, उस समय संयोग से इनका ट्रेनिंग भी पूरा हुआ और जब किसी देश से युद्ध होता है तो खास करके जितने भी ट्रेंड सैनिक होते हैं सबको युद्ध में ही भेज दिया जाता है, तो इन्हें भी युद्ध में भेज दिया गया। और यद्यपि ये वहाँ जाने के बाद काफ़ी तत्परता और साहस से युद्ध किया। चीन का जब युद्ध हुआ तो इसके गांव के ही एक साथी वो मर गया, लेकिन ये नहीं मरे, ये जीवित रहे। कुछ दिनों के बाद गांव आए तो इनके आने पर लोग जो है बड़ा प्रसन्नता जाहिर की,
लेकिन गांव का ही एक बच्चा मर गया तो एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम था। पुनः जब ये अपने ड्यूटी पर गए तो जाने के उपरांत 1965 में पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गई और उसमें भी ये अपने पूरे साहस का उन्होंने परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लिया। एक ऐसी स्थिति आ गई जहाँ ये चारों ओर से अंग्रेज के ये पाकिस्तानी फौजों से घिर चुके थे, लेकिन अपने आप को हार नहीं माने, डरे नहीं और तोपों का बौछार करते गए। उसके 2 टैंक में आग लग गई, है ना, और ये अपना जीप पर थे। ये अपने आप को जो है जो कि निकलने का कोशिश किए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि निकल जाते अगर वो जीप इनकी उस टैंक में, आग वाले टैंक में नहीं टकराती तो ये निकल जाते। फिर इनका जो है जो कि वीरता फिर ये बच जाते। लेकिन ऐसा हुआ कि निकलने के क्रम में इनके जीप टैंक में टकरा गया, जिसके कारण जीप में आग लग गई। और जीप में जब आग लग गई तो वो सोचे कि अगर जीप से निकल जाते हैं तो हम सैनिकों से घिरे हुए हैं, शत्रुओं के सैनिकों से घिरे हुए हैं, वो तो हमको छोड़ेगा नहीं, मारिए देगा। क्यों ना हम गाड़िए में बैठे बैठे मर जाएं, आग में झुलस करके मर जाएं, वो अलग बात होगी, शत्रुओं के गोली का तो शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये सोच करके उन्होंने ऐसा ही किया, समझ गए ना। और तब उनकी मृत्यु हो गई, समझ गए कि नहीं। तो इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। अब दूसरा ये है कि इस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने भारत माता की रक्षा के लिए अगर मुझे अपना प्राण की आहुति देनी पड़े तो हंसते हंसते हम अपने प्राण की आहुति दे देंगे। नहीं, वीरतापूर्वक भारत माता की हिफाजत करेंगे, भारत माता के अस्मिता पर कहीं से कलंक नहीं लगने देंगे, आँच नहीं आने देंगे। जब तक भारत माता के सपूत, जब तक भारत माता का संतान जिंदा रहेगा, भारत माता के ऊपर किसी की उंगली नहीं उठ सकती है। उस उंगली को मैं काट लूँगा। कोई इस पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करे, उसका मैं पतन कर दूंगा, उसका मैं विनाश कर दूंगा। ये सोच होनी चाहिए हमारे देश के नौजवान सैनिकों में, और है। ये बात नहीं है कि नहीं है। विश्व के जितने भी सैनिक हैं, सभी सैनिकों से ज़्यादा पावरफुल, वैसे तो कहा जाता है कि 3rd पोजीशन है, लेकिन मैं तो मानता हूँ 1st पोजीशन है। ये स्थिति अगर अन्य देशों के साथ अगर बनी होती तो अन्य देश की स्थिति और नाजुक हो जाती। एक तरफ जो है कि शिकंजा कसे हुआ है पाकिस्तान, एक तरफ शिकंजा कसे हुआ है चीन, है कि नहीं। चीन कुछ खड़बड़ाता है, ध्यान जब इधर आती है तब तक पाकिस्तान शांत हो जाता है। जब सैनिक इधर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं तो उधर जो है कि पाकिस्तान कुछ खड़खड़ा जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश के सैनिकों में इतना आत्मबल है कि वह दोनों को अगर एक साथ, चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ अगर लड़ाई हो जाएगा, फिर भी हम दोनों को
फतह कर देंगे, ये जुनून यहाँ हमारा भारत का सैनिक रखता है कि नहीं। भारत के सैनिकों में जो आत्मबल है, जो गौरव है, जो उच्च सोच है, जो शक्ति है, वो शक्ति किसी अन्य देशों में नहीं। आखिर इसी तरह नहीं, चीन के सैनिकों को गर्दन दबा दबा करके केवल बिना अस्त्र शस्त्र के, है कि नहीं, मात्र वो LOC पर जो है 10, 12, 15 सैनिक ही गए थे। समझौता के दरमियान उसको बात समझाने कि देखो भाई तुम ऐसे मत करो, यहाँ आगे बम्बू जो है सो डाल रहे हो, ये ठीक बात नहीं है, तुम अपने दायरे में रहो। ये सिर्फ समझाने के लिए गया था कि वो लोग पहले से सुनियोजित ढंग से वो अस्त्र शस्त्र का व्यवस्था किए हुए था। लाठी में कांटा लगा लगा करके कैसा बम पिस्तौल नहीं था, है ना, कुछ पारंपरिक हथियार ही बना करके रखे हुए था, है ना। लेकिन हमारे सैनिकों के पास तो कुछ नहीं था, निहत्था था। हमारे सैनिक ये नहीं समझते थे कि पीठ में छुरा भोग देगा वो, क्योंकि हमारे सैनिक सीना में गोली मारते हैं और सीना में गोली खाते हैं, ठीक है ना। और वहाँ जाने के बाद 100-200 सैनिक था चीन का, सब इस पर भारतीय सैनिकों पर लुढ़क गया, लेकिन भारतीय सैनिक सबको जो है जो ऐसे ऐसे गर्दन पकड़ करके जो खाली दबा दिया ना, सबका गर्दन टूट गया। सैकड़ों सैनिक बिना किसी हथियार के निहत्थे, 10, 12, 15 सैनिक ही 100-200 को मार दिया। उससे तुम क्या पता करोगे उसको, उससे क्या तुम युद्ध करोगे? चीन वालों, अपनी औकात देख लो। 1.5 फुट का तो सैनिक सब रहता है, चीनी आदमी कितना बड़ा रहता है जी? 5 फुट से नीचा ही रहता है सब, है ना। हमारे सैनिक 6-6 फीट 7-7 फीट के रहते हैं। हमारे सैनिक के निकट तो उसका सैनिक बौना रहता है, 2, 3, 4 को खजाए कि हाथ से जैसे कि जमीन में गिरा करके जूता के बोट से मसल देगा, ऐसे हमारे सैनिकों में दम है। लेकिन नहीं, तो इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अपने काम में ईमानदारी का पालन करें, निष्ठापूर्वक काम करें। और भारतीय सैनिक करता है, अन्य किसी भी विभाग में इतना अनुशासन नहीं है जितना एक भारतीय फौज में अनुशासन। पहले ही कह दिया जाता है कि रण क्षेत्र में जो है जो हमेशा आगे जाना है, सीना में गोली खाना है, पीठ में गोली नहीं खाना है। तो जितने भी सैनिक हैं गोली खाने के लिए लालायित रहते हैं। ये बात नहीं है, डरते नहीं हैं कि हमको गोली लग जाएगी, जी नहीं। वो युद्ध में गोली अगर लगेगी तो अपने आप को बड़े ही महान समझेंगे, अमर हो जाएंगे, ये धारणा है उनकी। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस पढ़ाई को विराम देता हूँ। पुनः अगले दिन आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप नौनिहाल बच्चों को धन्यवाद।